नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आप लोगों का फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ रहे हैं शिक्षा में नवाचार। तो दोस्तों, राजस्थान के अंदर शिक्षा के अंदर जो नवाचार हुए हैं, जो इनिशिएटिव लिए गए हैं, उनके बारे में आज अपने बात करने वाले। तो सबसे पहले दोस्तों अपन बात करेंगे SIQE का, यानी कि ये अपने आप में क्या है। ये एक कार्यक्रम चलाया गया था जिसका मोटिव जो था, यानी कि लक्ष्य क्या था कि जो एजुकेशन होती है उसके अंदर अपन उसकी क्वालिटी जो होती है वो कैसे इम्प्रूव करें। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे SIQE की। इसके बाद में एक एप्लीकेशन लॉन्च किया गया था जिसका नाम था दिशा दीक्षा राइज। फिर थर्ड इज स्माइल जो 2020 में चलाया गया था। व्हाट्सअप एक पेज था, उसके अकॉर्डिंग जो है किस प्रकार से जो है इनिशिएटिव लिया गया। फिर बात करेंगे रेडियो के ऊपर शिक्षा वाणी। उसके बाद में अपन बात करेंगे टेलीविज़न के ऊपर शिक्षा दर्शन। तो दोस्तों सबसे पहले अपन ले रहे हैं SIQE कार्यक्रम। तो दोस्तों ये कार्यक्रम अपने आप में था क्या, तो सबसे पहले इसी के बारे में अपन जानने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों SIQE कार्यक्रम 2015-16 में स्टेट गवर्नमेंट यानी कि राजस्थान सरकार द्वारा चलाया गया था। इसकी फुल फॉर्म जो होती है वो होती है स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन। यानी कि एजुकेशन के अंदर अपन को क्या करनी है, गुणवत्ता बढ़ानी है। क्या करनी है, गुणवत्ता। और गुणवत्ता क्या होती है, यानी कि क्वालिटी जो है इम्प्रूव करनी है। पहले क्या होता था कि एजुकेशन कैसी थी, टीचर सेंटर्ड थी। यानी कि पूरा का पूरा जो शिक्षा तंत्र था वो किसके ऊपर आश्रित रहता था, एक शिक्षक के ऊपर आश्रित रहता था। उसी को ध्यान में रखकर जो पाठ्यक्रम या फिर जो एजुकेशन जो स्ट्रक्चर होता है वो उसी के ऊपर डिपेंड था। बट SIQ ये कहता है और NCF जो 2005 है वो ये कहता है कि अपन को जो एजुकेशन है वो अपन को टीचर सेंटर नहीं करनी है, वो करनी है अपन को कैसी, एक स्टूडेंट सेंटर्ड। बिकॉज शिक्षा लेता कौन है, तो एक बच्चा ही लेता है। तो दोस्तों इसका एक मोटो था कि सब बच्चे सीख सकते हैं और सब शिक्षक पढ़ा सकते हैं। इसी से अपन जो है वो एक अपने आप में क्या था, इनिशिएटिव था, यानी कि एक कदम उठाया था कि अपन क्या करेंगे, क्वालिटी एजुकेशन देंगे बच्चों को। ठीक है दोस्तों, और अपन किसको ध्यान में रखेंगे, बच्चों को ध्यान में रखेंगे। तो ये जो मोटो है आपको ध्यान रखना है, सब बच्चे सीख सकते हैं और सब शिक्षक पढ़ा सकते हैं। अब चलिए दोस्तों इस जो SIQ यानी कि स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन, इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों इसके अंदर जो है दो बातों के ऊपर फोकस किया गया। एक तो दोस्तों मूल्यांकन की जो प्रणाली है उसको चेंज किया जाए। यानी कि अपन टेस्ट वगैरह लेते हैं तो बच्चों के अंदर क्या रहता है, एक डर रहता है कि यार टेस्ट आ रहे हैं या टेस्ट से वो डरते हैं। तो एक तो इस प्रणाली को जो है अपन को चेंज करना है। दूसरी चीज़, यानी कि जो टीचिंग का मेथड है उसको अपन एक्टिविटी बेस्ड करेंगे। यानी कि अपन जो है शिक्षा ऐसे नहीं देंगे, रटंत जो प्रणाली चलती है ना उसके अकॉर्डिंग नहीं देंगे। अपन देंगे बच्चों को कि वो खुद से करके सीखे। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है इनिशिएटिव एक लिया गया था। अब दोस्तों 2010 और 11 के अंदर 20 शहरी और अलवर जिले के 40 विद्यालयों में ये प्रोग्राम लागू किया गया था। अपने आप में क्या था, पायलट प्रोजेक्ट था। वहीं पे बात करें दोस्तों, प्राथमिक विद्यालयों में CCE को लागू किया गया था। और दोस्तों इसकी जो गुणवत्ता शिक्षण के लिए 2015-16 के अंदर ये अपने आप में क्या सघन कार्यक्रम चलाया गया था। यानी कि जो स्मार्ट स्कूल होती है ना उनमें ये प्रोग्राम चलाया गया था। अब दोस्तों ये प्रोग्राम चलाया किसने, तो सबसे पहले अपन बात करेंगे कि इसके लिए एक MOU साइन हुआ था, यानी कि एक समझौता साइन हुआ था। किन किन के बीच, तो एक तो था 2015 में ये समझौता यानी कि हुआ था। और किन किन के मध्य हुआ था, तो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा एक तो परिषद, एक यूनिसेफ, एक क्या था, एक यूनिसेफ था, एक माध्यमिक शिक्षा परिषद था, एक बोध समिति जयपुर थी, एक RCRT था, इसका नाम चेंज कर दिया SIERT उदयपुर है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में माध्यमिक शिक्षा बीकानेर। ठीक है दोस्तों, इनके मध्य जो है एक MOU हुआ था, यानी कि एक समझौता हुआ था कि अपन जो है वो क्वालिटी लेके आएंगे एजुकेशन के अंदर। तो दोस्तों अपने आप में ये क्या है, एक समन्वित कार्यक्रम चलाया गया था। और इसमें जो है 1 से कक्षा 12वीं तक के आदर्श विद्यालयों में ही प्राथमिक स्तर तक लागू किया गया था। किसको, SIQE। तो दोस्तों यानी कि एजुकेशन को हम बेहतर किस प्रकार से कर सकते हैं, मूल्यांकन को अपन किस प्रकार से चेंज कर सकते हैं, बच्चों को किस प्रकार से बेटर तरीके से जो है वो लर्निंग करवाई जा सकती है, ये इसके मुख्य लक्ष्य थे। अब दोस्तों
कौन किन किन के मध्य जो है साइन हुए थे। तो ये 5 ग्रुप जो थे, यानी कि एक तो यूनिसेफ हो गया, एक RSCIT हो गया, एक बोर्ड शिक्षा समिति हो गया, और एक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड हो गया, और एक क्या था, राजस्थान एजुकेशनल डिपार्टमेंट था। ये पांचों के मध्य एक MOU हुआ था, और MOU होके कि अपन क्या करेंगे, एक एजुकेशन के अंदर क्या लेके आएंगे, रिवॉल्यूशन लेके आएंगे, और एजुकेशन में जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करेंगे। तो ये इनके कुछ टारगेट्स थे। तो अब बात करते हैं कि जो SIQ होता है इसके उद्देश्य क्या थे, कि जो स्पेशल स्कूल है उन्हीं में इनको लागू क्यों किया गया, SIQE को। तो सबसे पहले दोस्तों, एक तो उन विद्यालयों के अंदर जहाँ पे लागू किया गया, तो वहाँ पे एक तो अपने आप में क्या था, एक संसाधन वहाँ पे उपलब्ध थे। विद्यालयों में संस्था प्रधान जैसे वरिष्ठ पद की उपलब्धता के कारण कार्यक्रम को एक सशक्त नेतृत्व मिला। वहीं बात करें, एक तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए बेहतर आधारभूत सुविधाएं वहाँ पे थी, पर्याप्त कक्षा कक्ष थे, मानवीय संसाधन आदि की उपलब्धता विद्यालयों में ही थी। तो वहीं पे जो है इनको लागू किया गया। फिर दोस्तों अपन बात करते हैं कि वहाँ पे आदर्श और समन्वित विद्यालयों में कैचमेंट एरिया जो होता है, यानी कि विद्यालय का जो परिसर होता है, उच्च ठहराव की सुनिश्चित वहाँ पे व्यवस्था थी। वहीं पे क्षेत्र के अन्य विद्यालयों के लिए समन्वित जो विद्यालय थे, आदर्श विद्यालय को एक संदर्भ विद्यालय के रूप में जो है वो लॉन्च किया गया, और सेंटर फॉर एक्सीलेंस के रूप में स्थापित उनको करना था। वहीं पे बच्चों के शैक्षिक स्तर को कक्षा स्तर के अनुरूप करना, ताकि कक्षाओं में अधिगम सुगमता से हो। तो इसलिए जो है वहीं जो स्पेशल स्कूल इनके लिए चुनी गई थी, उनमें जो है इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया। अब दोस्तों अपन बात करते हैं कि SIQ अपने आप में है क्या, इसके अंदर किन किन चीज़ों के ऊपर फोकस किया गया। तो दोस्तों SIQ 2015 में चलाया गया, अपने आप में क्या है, एक समन्वित यानी कि एक लार्ज जो है एक प्रोग्राम था। इसके अंदर 3 चीज़ों के ऊपर फोकस किया गया। पहला था ABL, दूसरा CCEP, और तीसरा है CCE। अब पहले की बात करते हैं कि ABL अपने आप में क्या है। तो ABL को बोलते हैं एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग क्या होती है, तो दोस्तों यानी कि बच्चा खुद से करके सीखे। जैसे आपको एक इमेज दिखाता हूँ, जैसे देखो ये बच्चा क्या कर रहा है, वो कुछ ड्राइंग बना रहा है। ये बच्चा जो है यहाँ पे खुद से कुछ खाने का जो है प्लान कर रहा है, कुछ यहाँ पे काट रहा है, ये कुछ कपड़े वगैरह साफ कर रहा है, ये जो है रिसर्च कर रहा है, ये कुछ आर्ट वगैरह बना रहा है। तो अपने आप में बच्चों को जो है खुद से करके जो है वो एक्टिविटी ऐसी करवाई जाए, बच्चा खुद से ही करे और खुद से सीखे। जैसे वो यहाँ पे क्या बना रहा है, वो पिज्ज़ा बना रहा है, ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे वो कुछ ड्राइविंग कर रहा है, ये जिग्सा फिट हो गया, यानी कि वो आपस में क्या चीज़ों को फिट कर रहा है। वहीं पे अलग अलग एक्टिविटी जो है बच्चों के द्वारा होना ही ABL कहलाता है, यानी कि बच्चों को करके सीखना देना चाहिए। जैसे आप यहाँ पे देखोगे तो वो बच्चा क्या कर रहा है, गेम सीख रहा है यहाँ पे, ठीक है, ड्राइंग बना रहा है, उससे जो गिनती वगैरह होती है ABCD होती है, तो वो ऐसे यानी कि किसी वॉल के ऊपर जो है वहाँ पे होती है, उसको जो है बोल के वो प्रोनाउंसिएशन करता है। वहीं पे स्मार्ट जो है ब्लैक बोर्ड वगैरह होते हैं, स्मार्ट बोर्ड होते हैं, स्कूल का जो कैंपस भी होता है ना, वो इसके अंदर शानदार होता है। वहीं पे अपन बात करें कि बच्चा जो है इसमें क्या करेगा, खुद से करके सीखेगा, ठीक है दोस्तों। जैसे यहाँ पे देखो उनको जो है एक्टिविटी करवाई जाएगी गेम से संबंधित, ठीक है, बाहर घुमाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि रटंत जो है विद्या जो है यहाँ पे दी जाएगी। तो उनका एक जो एजुकेशन का एक तरीका है वो यहाँ पे चेंज कर सकते हैं अपन। तो जैसे दोस्तों अपन जानते हैं पुराने टाइम पे जो टीचर होते थे ना, वो मार कूट के बच्चों को जो सेट करते थे कि ऐसे सीख, मैथ की जो यूनिट होती हैं उनको सिखाया जाता था कि ऐसे सीख ऐसे सीख। तो वो जो पैटर्न है वो चेंज करना है, और आप बच्चे को मार के नहीं सिखा सकते हो। यहाँ पे आप जो कुछ है बच्चे से खुद से जो है एक्टिविटी करके भी उसको सिखाया जा सकता है। तो ये इसी का पर्पज़ था, और इसके अंदर जो है बच्चे को खुद को काम दिया जाएगा, जिससे वो बच्चा खुद करेगा, उसके बाद में खुद ही सीखेगा। तो ये क्या है, एक्टिविटी करेगा, उसके बाद में वो लर्निंग करेगा। तो इसी को बोलते हैं ABL, यानी कि एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ठीक है दोस्तों। तो ये आपको कुछ मैंने आपको यहाँ पे पिक्चर्स दिखाई हैं, इसके थ्रू आप जो है वो देख सकते हो। जैसे अपन काउंटिंग सिखाते हैं, तो जैसे आप है ना इसकी पेपर कटिंग की करके और वहाँ पे जो है मार्क्स वगैरह डाल के और ऐसे भी सिखा सकते हो, जैसे 8 + 5। तो ये क्या हुआ, तो ऐसे जो है उसको जो है प्रैक्टिकल करके अपन सिखा सकते हैं। ये अपने आप में क्या है, ABL है। जैसे और पिक्चर्स आप देख सकते हो।
यानी प्लस माइनस भी आप जो है ड्राइंग के थ्रू सिखा सकते हो या जिक्सा फिट के थ्रू सिखा सकते हो। तो ये अपने आप में क्या है, एक ABL है। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। अब आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। वहीं पे इसी को क्या बोला जाता है, चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी, यानी कि बाल केंद्रित शिक्षण होना चाहिए। पहले कैसा था, यहाँ पे था टीचर सेंटर्ड पेडागोजी पहले चलती थी कि जो टीचर कह दिया वही अपने आप में क्या है, परिपूर्ण है। लेकिन आजकल क्या है कि बच्चे को कुछ अगर सिखाना है ना तो खुद उसको एक्टिविटी दो। उसी को अपन दोस्तों जैसे हायर एजुकेशन में अपन बात करें तो उसको क्या बोला जाता है, केस स्टडी, यानी कि बच्चे को जो है वो सरफेस के ऊपर छोड़ो, धरातल के ऊपर छोड़ो और वहाँ पे जो है खुद सीखेगा। जैसे आपने देखा होगा UPSC वगैरह में भी जो उनकी ट्रेनिंग वगैरह होती है लवासना में, तो वहाँ पे जो है कलेक्टर्स को क्या देते हैं, वो देते हैं कि आप जो है एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर जाओ और वहाँ पे जो है काम करके दिखाओ, यानी कि धरातल के ऊपर रहकर काम करना। वो अपने आप में क्या है, वो एक यानी कि IAS जो होता है वो IAS सेंटर्ड जो है उसकी अकॉर्डिंग जो है वो सीखेगा। वहीं पे चाइल्ड सेंटर जो है वो बच्चे को खुद को करके सीखने की अपने आप में एक प्रणाली है। वहीं पे नेक्स्ट बात करें CC क्या होता है, तो दोस्तों ऐसा मूल्यांकन जिसके अंदर किसी प्रकार का कोई डर नहीं है, वो अपने आप में क्या है, कॉम्प्रहेंसिव जो है एवोल्यूशन है। यानी कि ऐसा मूल्यांकन जिसमें बच्चे को किसी प्रकार का कोई डर ना होकर उसको ग्रेडिंग दी जाती है कि आप जो है इस स्तर पे आते हो तो आपको A ग्रेड मिलेगी, इस स्तर पे हो तो B ग्रेड मिलेगी। तो ऐसा मूल्यांकन जो लगातार चलता रहे जब तक बच्चा सीख नहीं जाता, यानी कि सतत होता है, बार बार, यानी कि बार बार उसको जो है वो सिखाया जाएगा जब तक बच्चा क्या नहीं कर पाएगा, सीख नहीं पाएगा। तो दोस्तों इसके अंदर भी जो है वो 2 प्लान्स थे, तो इसके बारे में अपन आगे बात करेंगे। पहले अपन बात करते हैं ABL, यानी कि एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग जो है वो किस प्रकार की होती है। तो सबसे पहले बात करें अपन बाल केंद्रित शिक्षण। बाल केंद्रित जो गतिविधियाँ आधारित शिक्षण पद्धति सतत मूल्यांकन ऐसा ही कार्यक्रम के मूल आधार थे। ये दोनों पक्षों एक दूसरे से जुड़े हुए थे। आसान भाषा में कहें तो बच्चे को सही से जाने बिना उसकी आवश्यकता के अनुरूप, यानी कि अपन दोस्तों अपन पहले ही बता चुके हैं यहाँ पे कि आवश्यकता के अनुरूप बच्चा क्या चाहता है उसी के अकॉर्डिंग जो है उसको टीचिंग दी जाएगी, लर्निंग करवाई जाएगी। तो यही अपने आप में क्या था, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग था। अब दोस्तों इससे फ़ायदा क्या होगा, तो दोस्तों इसमें बच्चे की स्तर जो है उसमें सुधार होगा, गति आएगी और रुचि को ध्यान में रखकर जो है शिक्षण इसमें करवाया जाएगा। पहले क्या होता था, बच्चे की चाहे रुचि हो चाहे मत हो फिर भी अपन उसको क्या करते थे, सिखाते थे। लेकिन आज है अपन जो है ABL के थ्रू अपन क्या करेंगे, उसका इंटरेस्ट देखेंगे कि बच्चे का इसमें इंटरेस्ट है कि नहीं है। यदि उसका इंटरेस्ट नहीं है तो अपन उस चीज़ को नहीं सिखाएंगे। जैसे सभी बच्चे इसमें क्या करेंगे, ABL के थ्रू जो है सीख सकते हैं, सभी शिक्षक इसमें क्या करेंगे, सिखा सकते हैं। सीखने सिखाने की प्रक्रिया में बच्चे के अनुसार परिवर्तन लाने की अपने आप में क्या है, ये आवश्यकता है। सतत रूप से आकलन करते हुए सभी बच्चे को ध्यान में रखते हुए शिक्षण किया जाए, आकलन के आधार पर आवश्यकता अनुसार बदलाव को आगे बढ़ाया जाए। तो दोस्तों ये था ABL का लक्ष्य। अब दोस्तों अपन बात करते हैं कि गतिविधि आधारित शिक्षण होता क्या है और बाल केंद्रित शिक्षण अपने आप में है क्या, इसके बारे में अपन बात करेंगे। तो दोस्तों NCF 2005 में आया था जिसमें कहा गया था कि स्टूडेंट को क्या करना चाहिए, विदाउट बर्डन जो है वो एजुकेशन देनी चाहिए। यानी कि बच्चे के ऊपर दबाव मत डालो एजुकेशन के लिए, वो जैसा खुद सीखना चाहता है, उसका इंटरेस्ट किस में है, उसकी हॉबीज़ क्या है, वो खुद क्या करना चाहता है, उसी के अकॉर्डिंग उसको लर्निंग करवाई जाए। ये कौन कहता था, NCF 2005, और इसी के आधारित जो है ABL लॉन्च किया गया। सार्थक अनुभव प्रदान करने वाली शिक्षा पर जोर दिया गया कि खुद के एक्सपीरियंसेस से जो है वो काम करे बच्चा। ठीक है दोस्तों, तो बाल केंद्रित शिक्षण का तात्पर्य बच्चों के अनुभव खुद से करके सीखे, उनके विचार, उनके थॉट जो हैं, उनकी सक्रिय भागीदारी को प्राथमिकता देने से है। जैसे अपन पहले क्या करवाते थे कि टीचर ने प्रश्नावली समझा दी और वो अपने आप में कि वह बच्चों करके ले आना। ठीक है दोस्तों, तो ये अपने आप में पहले एक जो टीचर सेंटर्ड एजुकेशन थी। लेकिन अब क्या करेंगे कि बच्चे को अपन क्या सोल्व करवाएंगे, उसके हाथों हाथ ही अपन उससे क्या करवाएंगे, सोल्व करवाएंगे क्वेश्चन आंसर। तो अपने आप में क्या है कि उसके खुद के एक्सपीरियंसेस जो हैं वो क्या हैं, उसके खुद के विचार, इस किसी भी टॉपिक के बारे में उसके खुद के विचार क्या हैं, ये अपन बात करेंगे। सॉरी दोस्तों, ये जो है अब दोस्तों अपन बात करते हैं कि बाल केंद्रित जो गतिविधियां अपन करवाते हैं उसकी विशेषताएं क्या क्या होती हैं। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे कि जो ABL होता है, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होता है, उसकी कुछ विशेषताएं होती हैं। जैसे बच्चों को पहल करने का अवसर मिलता है, यानी बच्चा खुद से करके सीखेगा तो वो अपने आप में क्या करेगा, उसका इंटरेस्ट उसमें होगा तो वो करेगा, नहीं करेगा। तो एक इसके ऊपर करके सीखने के ऊपर बल दिया जाता है। यही जो है
आपने कई बार देखा होगा जो CET होता है यानी कि CTET होता है, तो वहाँ पे जो है KVS जितनी भी यानी कि सेंटर की जो जितनी भी टीचिंग पोस्ट होती हैं उस पे जो है बच्चे को करके सिखाने के ऊपर बल दिया जाता है। लेकिन जो स्टेट्स की जो गवर्नमेंट है वो अपन धीरे धीरे इस चीज़ को अपना रही है। तो सबसे मेन जो चीज़ है वो बच्चे को करके सिखाने के ऊपर इसमें बल दिया जाता है। वहीं शिक्षक शिक्षार्थी के बीच जो है अंतर संबंध जो है इससे बढ़ता है। यानी कि जो टीचर है ना, टीचर से बच्चा डरेगा नहीं इससे क्या होगा, वो आपस में उनका इंटरेक्शन बढ़ेगा और वो इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो है अपने टीचर से पूछ पाएगा कि सर मेरे को ये इस प्रकार की दिक्कत है, आप उसको सोल्व करो। तो वो जो है उनके आपस में जो रिलेशन है वो क्या हो जाएंगे, वो अपने आप में एक फ्रेंडली हो जाएंगे। तो शिक्षक सभी पाठों के लिए समूह में सीखने के अवसर देने, यानी कि ग्रुप जो स्टडी उसको बोला जाता है, वो उससे बेनिफिट मिलेगा। बच्चे आपस में जो है ग्रुप में स्टडी करेंगे तो आपस में क्या हो जाएंगे, फेमिलियर हो जाएंगे, यानी कि वो एक डिपेंड नहीं रहेंगे किसी टीचर के ऊपर। वहीं पे बात करें अपन कि शिक्षक बाल केंद्रित शिक्षण गतिविधियों में प्रयोग लेने से पूर्व तैयारी व योजना के साथ ही कक्षा में प्रवेश करते हैं। तो इसमें क्या है, टीचर जो है अपने आप में एक जब PPT बनाएगा या फिर अपने आप में एक प्रिपरेशन करेगा कि बच्चे को जो है किस प्रकार से पढ़ाया जाए। तो वो अपने नई जो है वो नियम बनाएगा, प्रिंसिपल्स बनाएगा कि बच्चों को किस प्रकार से नए तरीके से सिखाया जा सकता है। आकलन को सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग बनाया जाता है। आकलन जो है बच्चे को जो है जानने की उसकी आवश्यकताओं के अनुसार जो है उसको नॉलेज दिया जाएगा। बच्चों की सक्रियता सुनिश्चित करने में उसमें फीडबैक लिया जाएगा कि बच्चे जो हैं किसी जो टॉपिक है उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, उसका उनका इंटरेस्ट है कि नहीं है, यानी कि उसमें सक्रिय जो उनकी भागीदारी होती है वो है कि नहीं है, उसके अकॉर्डिंग जो है वो टीचर क्या करेगा, फीडबैक लेता रहेगा। वहीं बात करें बच्चे तरह तरह की गतिविधियों में क्रियाशील होकर जुड़े रहते हैं। कक्षा के समय गतिविधियों के अनुसार बैठक व्यवस्था में परिवर्तन होता रहता है। तो दोस्तों ये कुछ विशेषताएं थी किससे संबंधित, ABL से संबंधित। अब दोस्तों बात करते हैं कि ABL आधारित जो तकनीकी हैं वो कौन कौन सी हैं। तो दोस्तों इसमें जो है एक क्या बनाया जाएगा, कक्षा कक्ष बनाया जाएगा कि उसके अकॉर्डिंग जो है लर्निंग दी जानी चाहिए। जैसे अपन बात करें कि गतिविधि आधारित शिक्षण के लिए कक्षा 1 व 2 के लिए ABL कक्ष का विकास राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद द्वारा प्राप्त, यानी कि उन्होंने जो है वित्तीय फंडिंग उसको दी थी और उन्होंने क्या कहा कि जो विद्यालय प्रबंध समिति है उसके द्वारा स्थानीय जनसहयोग की सहायता से एक कक्षा कक्ष बनाया जाए जो कितनी साइज का होना चाहिए, इसके लिए एक साइज बनाई। दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ कि वो कक्ष जो है किस प्रकार का होगा। तो सबसे बड़ा जो कक्ष होगा 16 × 20 की जो न्यूनतम साइज है उसका उपयोग में लिया जाना चाहिए। संपूर्ण दीवार पर 3 फीट की ऊंचाई पर श्यामपट्ट होना चाहिए, यानी कि बोर्ड होगा, और अंग्रेजी व हिंदी की वर्णमाला उसके ऊपर लिखी होनी चाहिए। 6 इंच उसकी चौड़ाई होनी चाहिए। दीवारों पर कक्षा चित्र होना चाहिए। बिंदु पट श्यामपट्ट पर 3-3 इंच की दूरी पर बिंदु के निशान जिन्हें जोड़ते हुए विभिन्न आकृतियाँ बनाई जानी चाहिए। गिनती, पहाड़े, चार्ट आदि। अब दोस्तों आपने प्राइमरी की जो है, देखो मैं आपको क्लासरूम दिखाता हूँ वो किस प्रकार के क्लासरूम है। दोस्तों ये क्लासरूम, जैसे ये जो क्लासरूम है, जैसे जो बोर्ड होते हैं ना, वो बोर्ड आप सरफेस के ऊपर, यानी कि जो आंगन होता है आंगन के ऊपर भी आप ये जो है ड्राइंग करवा सकते हो। बोर्ड जो है उसके ऊपर सारी गिनती वगैरह ABCD वगैरह वो है सारी जो है होनी चाहिए। तो इससे बच्चा जो है वो अपने आप को क्या समझेगा कि अपन पढ़ने नहीं आ रहे हैं, अपन तो खेलने आ रहे हैं, यानी खेल खेल के अंदर ही अपन क्या करवाएंगे, उसको लर्निंग करवा देंगे। तो ये जो है 1 और कक्षा 2 के लिए जो है ऐसे कक्षा कक्ष बनाए जाएंगे जो 16 × 20 के कक्षा कक्ष होंगे। बोर्ड के ऊपर ABCD वगैरह होगी। जैसे एक और अपन पिक्चर देखते हैं, ये जो क्लासरूम है चारों तरफ जो है बच्चे के जो इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग है वहाँ पे अपन जो है लर्निंग जो है वो उसको करवा पाएंगे, यानी कि जो उसमें साइकिलिंग है, ठीक है दोस्तों, ABCD वगैरह ड्राइंग के थ्रू अपन समझाएंगे, या दीवारों के ऊपर नोट डाउन कर लेंगे अपन, या कुछ ट्रेन बना देंगे जिसके ऊपर ABCD लिखी हुई है, गिनती लिखी हुई है। तो ऐसी एजुकेशन जो प्रैक्टिकल करके बच्चा जो है वो सीख पाए। जैसे ये क्लासरूम चारों तरफ जो ABCD लिखी हुई है, ठीक है, तो आराम से सीढ़ीदार जो है वो ABCD अपन उसको सिखा सकते हैं। जैसे वो सीढ़ियों के थ्रू जो है जाएगा, उसमें जो है वर्ड लिखे होंगे, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार का जो क्लासरूम है उसको जो है ABL जो है चाहता है कि इस प्रकार के क्लासरूम जो है वो बनाई जाने चाहिए। उसी के अंदर जो है बच्चा करके सीखने के ऊपर फोकस करेगा। तो दोस्तों ये अपने आप में क्या थे, ये अपने आप में एक कक्षा कक्ष की जो है कल्पना ABL ने करी थी। अब दोस्तों अपन बात करें, इसी के अंदर एक लहर प्रोग्राम भी चलाया गया था। अब लहर क्या है, लर्निंग इन्हेंसमेंट एक्टिविटी इन राजस्थान। तो अपने आप में ये भी क्या था, एक
इसी के अंडर में एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया। तो लहर शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थी शिक्षण के केंद्र में होता है, यानी कि अपन क्या बात कर रहे हैं कि स्टूडेंट सेंटर्ड एजुकेशन, स्वयं बच्चे को प्रत्येक गतिविधि करना होता है। गतिविधि कौन करेगा? एक टीचर जो है वो उसको केवल सपोर्ट करेगा, लेकिन सीखेगा कौन? बच्चा। तो शिक्षक और अन्य बच्चे उसके सहयोगी के रूप में होते हैं, और गतिविधि जो है करके देखने की स्थिति में बच्चे पास स्वयं की मानसिक और अब जैसे दोस्तों कोई बच्चा है आपकी, जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, आप वहाँ पे टीचर के रूप में जो है काम कर रहे हो, अब बच्चा जो है आपकी इंपॉर्टेंस खत्म हो जाती है, बच्चा एक दूसरे को देख के जो है वहाँ पे सीखता है। लहर कार्यक्रम के जो प्रमुख घटक है उनकी बात करते हैं। जैसे इसके अंदर जो है एक तो लेडर चार्ट होगा, मॉडर्न स्टोन, गतिविधि कार्ड, फ्लैश कार्ड, समूह कार्ड, लोगों की गतिविधि, मौसम चार्ट, ये इत्यादि जो है वो वेरियस टाइप की जो यहाँ पे चार्ट जो है वो इसके प्रमुख घटक माने गए। अब लहर के लिए भी एक कक्ष होगा, जो कक्षा 1 से 5वीं सभी कक्षाओं के लिए लहर की स्थापना की जानी चाहिए। इसमें उस कक्षा से संबंधित शिक्षण सामग्री, सभी स्तर के बच्चों के लिए बैठने के लिए फर्नीचर, ग्रीन बोर्ड, छोटे बच्चों के लिए खेल खिलौने आदि होने चाहिए, ताकि शिक्षण आनंद का अनुभव कर सके। यानी कि दोस्तों क्लासरूम ऐसे होने चाहिए जहाँ पे बच्चा जो है डरे नहीं, और उसको इंटरेस्ट आना चाहिए कि वो देखो वहाँ पे प्रैक्टिकल करके, यानी कि दीवारों के ऊपर जो कुछ एक्टिविटी अपन जो है ड्राइंग करके लिख देंगे, जिससे बच्चा जो है वहाँ पे कि भाई अपना ये टॉपिक चल रहा, और वहाँ पे देखते ही वो समझ जाएगा कि हाँ ये जो है अपने आप में क्या है, प्रैक्टिकल लर्निंग जो है वो उसको दी जानी चाहिए। तो दोस्तों ये है APL लहर। अब बात करते हैं अब CCE की, कि CCE जो है वो अपने आप में है क्या। तो CCE जो है यानी कि सतत व्यापक मूल्यांकन। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन क्या होता है? तो इसका आशय विद्यालय आधारित मूल्यांकन की उस प्रणाली से जिसमें विद्यार्थी विकास के सभी पहलुओं पर ध्यान दिया जाता है। यानी कि बच्चा जो है एक चीज़ की, जैसे कई बार है पहले टाइम पे जो टीचर होते थे वो पूरी क्लास को समझाते थे, किसी एक बच्चे के ऊपर, यानी कि कोई बच्चा कमज़ोर है तो उसके ऊपर फोकस इतना होता नहीं था। लेकिन सतत का तात्पर्य है बार बार, जब तक बच्चे का विकास नहीं हो जाता, वो करके नहीं सीख पाता, यानी कि उस चीज़ उसको समझ नहीं आता, तब तक उसको सिखाते रहो। तो सतत शब्द का तात्पर्य बल देने की ओर होता है कि वृद्धि और विकास के ज्ञात पहलुओं का मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है, न कि घटना। मूल्यांकन प्रक्रिया संपूर्ण प्रक्रिया के दौरान निर्मित संपूर्ण शैक्षणिक स्तर पर चलती है। तो CC जो होता है यानी कि बार बार से है, सतत मूल्यांकन से सीखने सिखाने की प्रक्रिया के अंतर्गत निरंतर अवलोकन करना और आवश्यकता अनुसार फीडबैक और मार्गदर्शन प्रदान करने से। यानी कि अपन कुछ किसी बच्चे को जो है सिखाएंगे, यदि वो बच्चा नहीं सीखता है ना तो उसको और तरीके से सिखाएंगे, उसका फीडबैक अपन लेते रहेंगे, जिससे बच्चा जो है वो टॉपिक के ऊपर जो है इंटरेस्ट लगाता रहे, और वहीं पर जब तक उसको वो सीख नहीं पाएगा तब तक अपन उसको जैसे उसके नए नए तरीके अपन आजमाते रहेंगे। जैसे सतत जो है कॉन्टिन्यूस एस्पेक्ट अपन बात करें, दो तरीके से चलता है, एक तो निरंतर और एक आवधिक, यानी कि पीरियोडिकली, एक कॉन्टिन्यूअर। जैसे शिक्षा प्रारंभ में आकलन अपन बात करें निरंतर की, तो ये अपने आप में क्या है, शिक्षा में प्रारंभ में आकलन करेंगे, ठीक है, प्लेसमेंट। शिक्षण प्रक्रिया के दौरान आकलन, यानी कि पढ़ाते टाइम पे अपन क्या करेंगे, फॉर्मेटिव, यानी कि अपन पढ़ाते टाइम पे उनको पूछते चलेंगे कि आपको ये समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, यानी कि वो उस टॉपिक में कितना इंटरेस्टेड है। यह मूल्यांकन बहुत तकनीकी का उपयोग करके औपचारिक रूप से किया जाता है। तो यानी कि चलती क्लास में ये तो है, चलती क्लास में यानी कि मूल्यांकन हो गया, और ये क्या है, 1 साल के बाद में ये औपचारिक रूप से लिया जाएगा। इसको क्या बोलेंगे, समेटिव इवोल्यूशन, यानी कि कार्य निष्पादन का मूल्यांकन यूनिट या सत्र की समाप्ति पर, जैसे अपने टॉपिक कंप्लीट करवा दिया उसके बाद में जो टेस्ट लेते हैं उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है योगात्मक समेटिव टेस्ट बोला जाता है। और ये क्या है, चलती क्लास के अंदर। कॉन्टिन्यूस जो होता है, फॉर्मेटिव किसको बोलते हैं, चलती क्लास के अंदर अपन पूछते चलेंगे या फीडबैक लेते रहेंगे, और ये क्या है, टॉपिक कंप्लीट होने के बाद में उसका टेस्ट लेंगे, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं अपन CCE का तात्पर्य होता क्या है। तो दोस्तों ये जो है कॉम्प्रहेंसिव एस्पेक्ट के रूप में अपन देखें, एक तो शैक्षिक रूप में, यानी पाठ्यक्रम के क्षेत्र तथा विशेष क्षेत्र, ज्ञान, समझ, अनुप्रयोग, विश्लेषण, मूल्यांकन, सर्जन आदि सभी उद्देश्यों का मूल्यांकन करना। यानी कि अपन बात करें कि एक तो उसको समझ आ रहा है कि नॉलेज बढ़ेगा, फिर उसको समझ आया कि नहीं आया, वो उसका प्रयोग कहाँ करे, विश्लेषण किस प्रकार से किया जा सकता है, और बच्चा जो है मूल्यांकन इस तरीके से किया जाए कि उसमें सृजनात्मक जो है गतिविधि आई कि नहीं आई, यानी कि कुछ क्रिएटिव वो कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा, इसके ऊपर अपन फोकस करेंगे। वहीं पे सह शैक्षिक क्या होता है कि उसके जीवन के ऊपर वो क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, कार्य शिक्षा जो है किस प्रकार से उसको इफेक्ट कर रही है, दर्शित तथा प्रदर्शन कला, अभी
वृत्ति और मूल्य, सह पाठ्य चर्चा गतिविधियाँ। तो ये है सह शैक्षिक। ठीक है दोस्तों, अब अपन बात करते हैं कि देखो सीसीई का जो है फॉर्मेशन इस प्रकार से। पहले अपन बात करें कि जो सीसीई जो है वो 3 चीज़ों से मिलकर बनी है। एक तो लर्निंग, उसको लर्निंग इस प्रकार की कि वो खुद से सीखे। फिर जो अपन एग्जाम लेंगे उसका सीसी ऐसा मूल्यांकन फॉर्मेटिव होगा और समेटिव। अब फॉर्मेटिव का जो है असेसमेंट एज द लर्निंग। फॉर्मेटिव चलते टाइम पे, चलती क्लास में अपन क्या करेंगे, असेसमेंट करते रहेंगे कि आपको ये कहाँ तक जो है, इससे क्या होगा, क्वालिटी जो है इम्प्रूव होगी। वहीं पे असेसमेंट फॉर लर्निंग, इसका जो है 40% रहने वाला है कि चलती क्लास में अपन उसको 40% तक सिखा पाएँ। समेटिव जो है 60%, यानी कि टॉपिक कंप्लीट होने के बाद में अपन साल के अंदर या 6 मंथ के ऊपर उसका टेस्ट लेंगे, उसको क्या बोलते हैं, समेटिव। तो असेसमेंट ऑफ द लर्निंग, इससे भी क्या होगी, क्वांटिटी, क्वालिटी और क्वांटिटी, ये दोनों के ऊपर फोकस किया गया। अब कॉम्प्रहेंसिव यानी कि स्कोलेस्टिक और को स्कोलेस्टिक, ये क्या होता है, तो दोस्तों सब्जेक्ट का जो है एफए और एसए, यानी कि अपने आप में ये क्या था, सभी एस्पेक्ट के ऊपर फोकस करना। ये था जैसे अपन बात करें, एक तो उसकी वैल्यूज़ इंक्रीज़ हो, आर्ट्स या वर्क करें, लाइफ स्किल्स, स्पोर्ट्स, एटीट्यूड, इनके ऊपर फोकस करें। और वहीं पे स्कोलिस्टिक जो है वो अपने आप में सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करना। जैसे अपन बात करें, ये अपने आप में क्या है, पहले बच्चे को क्या दिखाया जाए, आइडेंटिटी गोल दिखाया जाए, फिर उसके ऊपर आइडेंटिफाई जो है ऑब्जेक्टिव, यानी कि उसके जो हैं उद्देश्य क्या हैं, फिर स्पेसिफाई अप्रोचेज को ऊपर फोकस किया जाए, फिर मेजर्स कौन कौन से हैं और रिजल्ट को शेयर किया जाए। उससे क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा, और उसी से जो है उसी को क्या बोला जाता है, कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट ऑफ स्टूडेंट लर्निंग। अब दोस्तों ये जो है, जैसे अपन बात करें यहाँ पे, तो दोस्तों ये था सीसीई का पूरा प्रोग्राम, यानी कि योगात्मक और निदानात्मक जो है वो अपन मूल्यांकन यहाँ पे बच्चे का करने वाले हैं। जैसे अपन बात करें सब्जेक्ट के ऊपर, तो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के अंदर अपन देंगे ग्रेडिंग, और बाकी जो एस्पेक्ट होते हैं कि भाई ये तो हो गया एजुकेशन का पोर्शन, और ये क्या है, अन्य एस्पेक्ट, यानी कि उनके ऊपर भी फोकस करना है। ठीक है दोस्तों, अब अपन बात करते हैं कि जो पाठ्यक्रम में टर्मवार जो है विभाजन किस प्रकार से किया जाएगा। तो उसमें 3 टर्म जो है मुख्य है। पहली जो टर्म है योगात्मक आकलन। तो योगात्मक वो जो है मूल्यांकन क्या होता है, तो कक्षा कक्षीय प्रक्रिया के दौरान रचनात्मक आकलन एवं शिक्षण की सतत प्रक्रिया। अब दोस्तों इसकी बात करते हैं अपन पहले। तो दोस्तों ये क्या है कि चलती क्लास में अपन जो है बच्चे जो है टॉपिक से जुड़ पा रहे कि नहीं जुड़ पा रहे, उनको क्या बनाना है, क्रिएटिव बनाना है। उनको क्या बनाना है, क्रिएटिव। तो यानी कि वो रचना किसी चीज़ की यानी कि कल्पना कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा, वो टॉपिक से जुड़ेगा ना तो अपने आप में उसमें थिंकिंग डेवलप हो जाएगी। सेकंड क्या है, सेकंड टर्म जो है वो द्वितीय योगात्मक, इसको ऐसे 2 बोला जाता है। जैसे अपन ने बात करी थी ऐसे और एक ऐसे 3। तो दोस्तों ऐसे 2 के अंदर क्या होगा कि रचनात्मक आकलन और शिक्षण की सतत प्रक्रिया, यानी कि ये भी किसके अंदर ही होगा, कक्षा के दौरान ही होगा। वहीं पे तीसरा जो होगा वो क्या होगा, वो भी दौरान ही होगा। तो ऐसे जो है ऐसे 1, ऐसे 2 और ऐसे 3, ये चलती क्लास के दौरान ही उसके अंदर जो है क्रिएटिवनेस जो है वो लेके आनी है। ये किसके अंदर, पाठ्यक्रम का ट्रम वार जो है विभाजन इस प्रकार से किया जाता है। अब बात करते हैं आधार रेखा मूल्यांकन क्या है। तो दोस्तों सत्र के प्रारंभ में बच्चों के शैक्षिक स्तर या अधिगम स्तर को जानने के लिए किया जाने वाला आकलन आधार रेखा आकलन या स्थापना आकलन कहलाता है। यह आकलन कक्षा 2 से प्रारंभ होते हुए किसी कक्षा के अध्ययन बच्चों को वास्तविक शैक्षिक स्तर को जानने के लिए किया जाता है, ताकि बच्चे को उसके आधार पर उचित योजना बनाकर शिक्षण करवाया जा सके। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में अपन इसकी विशेषता जानेंगे कि यह आकलन किसी कक्षा में नामांकित बच्चों के अधिगम स्तर, कक्षा स्तर का निर्धारण किया जाता है, ताकि उसके स्तर के अनुरूप जो है शिक्षण प्रारंभ किया जाए। इसी कक्षा 2 से प्रारंभ किया जाता है। इन विद्यालयों में पूर्व से सीसीई संचालित है और वहाँ फिर भी बच्चे के प्लेसमेंट के लिए आधार रेखा आकलन किया जाता है। तो दोस्तों ये जो है वो आधार रेखा मूल्यांकन की कुछ विशेषताएं थी। अब बात करते हैं दोस्तों अपन कि जो आरटी 2009 की धारा 2 अनुसार शिक्षक निम्न अधिगम जो है स्तर के बच्चों को कक्षा स्तर लाए और आगामी करवाए जा सकते हैं। अब दोस्तों अपन बात करते हैं, अब दोस्तों अपन बात करें कि जो आधार रेखा मूल्यांकन है ना, इसका उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों कक्षा में 2 प्रकार के बच्चे होते हैं, एक यानी कि कमज़ोर बच्चे और एक जो है वो काफ़ी टैलेंटेड होते हैं। तो जो बच्चे स्तर के अनुरूप दक्षता रखते हैं, यानी कि
कक्षा स्तर के अनुरूप, यानी कि जो कोई 8वीं का अपन क्या करो 8वीं को पढ़ा रहे हैं तो 8वीं के अकॉर्डिंग यदि बच्चा यानी कि उसका IQ है तो उसको ग्रुप समूह एक के अंदर रखेंगे। वहीं ग्रुप समूह 2 में जो है वे बच्चे कक्षा स्तर के न्यून दक्षता वाले, जैसे किसी का जो है माइंड कमज़ोर है तो उसको सेकंड ग्रुप में रखेंगे। और अपना जो टारगेट है आधार रेखा मूल्यांकन यही है कि जो समूह 2 में है उन बच्चों को ग्रुप 1 में किस प्रकार से ले जाया जा सकता है। तो बाल केंद्रित व गतिविधि आधारित शिक्षण द्वारा अतिरिक्त कार्य करने हुए बच्चों को समूह में 1 में ले जाना होता है, यानी कि इनको जो है यहाँ पे ले जाना है। इसी को क्या बोला जाता है, आधार रेखा जो है वो मूल्यांकन बोला जाता है। यानी कि अपन जो है बच्चे के ऊपर फोकस करेंगे और उनको ऐसी गतिविधि करवाई जाए जिससे क्या है वो फर्स्ट ग्रुप में चला जाए और जो क्लास है वो इक्वल हो जाए। अब दोस्तों अपन बात करें कि इस जो अध्यापक होते हैं उनको भी डायरी फॉलो करने के लिए बोला गया है इसके अंदर। तो दोस्तों इसके अंतर्गत उपयुक्त समूह 1 और समूह 2 को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक कक्षा से संबंधित विषय के लिए शिक्षण योजना, समीक्षा, रचनात्मक आकलन, चेकलिस्ट को सम्मिलित किया जाता है। और प्राथमिक स्तर पर कुल 7 डायरियाँ जो बनाने के ऊपर फोकस किया गया है। जैसे हिंदी, जैसे कक्षा 1 व 2 3 से 5 हिंदी के लिए जो है 2 डायरियाँ बनेंगी, गणित के लिए जो है 2 डायरियाँ बनेंगी, अंग्रेजी के लिए 2 और पर्यावरण अध्ययन के लिए 1। और ये कक्षा 3 से 5 ये अंग्रेजी के लिए 1 2 3 से 5, वहीं पे कक्षा 1 व 2 और 3 से 5 इन सभी में जो है इस प्रकार से टीचर जो है डायरी बनाएगा। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों अपन बात करें नेक्स्ट क्या है कि ये डायरियाँ हो गई। इसके बाद में अपन बात करें सतत और व्यापक आकलन अभिलेख क्या होता है। तो दोस्तों इसमें 2 प्रकार के अपन ने बात करी, समेटिव असेसमेंट होगा और एक होगा फॉर्मेटिव असेसमेंट। तो दोस्तों समेटिव ये क्या होता है, तो समेटिव योगात्मक जो होता है उसका क्या है, पाठ्यक्रम में क्या सीखा उसका सार प्रस्तुत करना और इस बात पर आकलन करना कि पाठ्यक्रम इकाइयाँ सत्र की समाप्ति के पश्चात एक विद्यार्थी ने क्या सीखा। तो दोस्तों ये तो है समेटिव, यानी कि 1 साल के अंदर जो टेस्ट होते हैं अपने एग्जाम होते हैं वो तो फाइनल टेस्ट हो गए। और रचनात्मक यानी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है, चलती क्लास के अंदर बच्चा जो है वो किस प्रकार से क्रिएटिव बनता है उसी चीज़ का असेसमेंट करना अपने आप में क्या है, रचनात्मक निर्माणात्मक आकलन कहलाता है। यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थी की प्रगति का उपयुक्त वातावरण के निरंतर रूप से किस प्रकार से सीखा जा सकता है, निरंतर रूप से किया जाने वाला है। इसमें शिक्षक दोनों को फीडबैक देने के लिए संपूर्ण जो है अवधि के दौरान आकलन करता है, यानी कि चलती क्लास के दौरान जो है उसके अंदर क्रिएटिवनेस या थिंकिंग जो डेवलप करनी है और ये फाइनल टेस्ट होता है। तो दोस्तों ये है सतत व्यापक आकलन अभिलेख। अब बात करते हैं दोस्तों ये दोस्तों स्कॉलस्टिक एरिया कौन कौन से होते हैं। तो दोस्तों बच्चे का जो है हर तरीके से होलिस्टिक डेवलपमेंट यहाँ पे करना होता है। जैसे एक बच्चा है उसका इंटरेस्ट है साइंस में, तो उसको अपन ऐसी कौन सी एक्टिविटीज़ करके सिखाएं जिसका सोशल साइंस के ऊपर भी जो है वो पकड़ बना पाए, वर्क एक्सपीरियंस, फिजिकल एजुकेशन के ऊपर फोकस करें, आर्ट्स और क्राफ्ट, म्यूजिक और पेंटिंग, गेम्स ऑफ स्पोर्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स और लैंग्वेज, इन सभी के ऊपर जो है कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ अपन को करनी होंगी जिससे वो है हर क्षेत्र में जो है वो डेवलप कर पाए, उसका इंटरेस्ट जो है हर टॉपिक से जुड़ाना होगा। इसी को क्या बोला जाता है, स्कॉलस्टिक जो है एरिया बोला जाता है। तो यानी कि बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट यहाँ पे करना है। अब बात करते हैं दोस्तों कि इसका जो है वो अपने आप में गोल क्या है। तो ऐसे मेकिंग चिल्ड्रन कैपेबल ऑफ बिकमिंग रिस्पॉन्सिबल, प्रोडक्टिव और यूजफुल मेंबर्स ऑफ सोसाइटी, यानी कि अपन को सीसी के थ्रू ऐसे बच्चों को बनाना है जो सोसाइटी के लिए भी काफ़ी प्रोडक्टिव हो और काफ़ी कैपेबल हो और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाले हों। इस किसका टारगेट है, ये सीसीई का टारगेट है, यानी कि सतत मूल्यांकन का ये टारगेट है। अब दोस्तों अपन बात करते हैं विद्यार्थी वार्षिक आकलन प्रतिवेदन क्या है। इसमें सत्र के उपरांत विद्यार्थी द्वारा शैक्षिक क्षेत्र में प्राप्त उपलब्धियों का जो है ग्रेड इसमें दी जाएंगी। जैसे अपन बताते हैं कि साल के बाद में अपन बच्चे का क्या बनाएंगे, पोर्टफोलियो बनाएंगे कि बच्चे ने 1 साल के अंदर, ये तो है उसका फॉर्मेटिव असेसमेंट और ये अपने आप में क्या है समेटिव असेसमेंट, यानी कि 1 साल में उसने क्या सीखा, क्या उसने चिंतन किया और किस प्रकार से जो है वो वर्तमान में सोचता है। तो अपन जो है बच्चे का जो है अपन पोर्टफोलियो वहाँ पे बना के देंगे। अब दोस्तों SIQE के अंतर्गत सीसी में बच्चों की शैक्षणिक उपलब्धि 3 ग्रेड्स द्वारा दिया गया। पहली ग्रेड क्या है कि अपेक्षित स्तर की समझ उसमें डेवलप हो, बी जो ग्रेड दी जाएगी मध्यम स्तर की समझ हो और सी आरंभिक स्तर की समझ हो। तो दोस्तों एक जो ग्रेड है वो
काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और अपन उनमें क्या करेंगे कि शिक्षक की सहायता से कार्य करने में दक्षता होनी चाहिए, या स्वतंत्र रूप से जो कार्य करने की दक्षता है, या शिक्षक की विशेष सहायता से कार्य करने में दक्षता है। जैसे दोस्तों ए ग्रेड के बच्चे कौन से होते हैं, जो खुद से ही कर लेंगे, जो काम खुद से ही कर लेंगे। और दूसरे कौन से हैं कि गुरुजी थोड़ी सी सपोर्ट कर दो, तो शिक्षक की सहायता से कार्य करने की दक्षता। और तीसरा कौन सा कि शिक्षक की विशेष सहायता, गुरुजी मन तो बिल्कुल ही कोने आवे। तो ऐसे जो बच्चे होते हैं वो कौन सी ग्रेड में आएंगे, सी ग्रेड में आएंगे। अब बात करते हैं कि इसके उद्देश्य क्या है SIQE के। तो दोस्तों बाल केंद्रीय शिक्षण के द्वारा बालक को सिखाने में पर्याप्त अवसर इसमें प्राप्त होता है। बच्चों में परीक्षा का भय दूर करना है। गतिविधि आधारित शिक्षण के द्वारा शिक्षणाधीन रुचिकर बनाना है। आनंददायी और प्रभावी उसको बनाना है। ज्ञान को स्थायी और प्रभावी बनाते हुए शिक्षा की नींव को मजबूत करना है। बच्चों में सृजनात्मक यानी क्रिएटिविटी बढ़ानी है और उसमें चिंतन का विकास करना है। इस तरह अनुसार शिक्षण योजना बनाकर शिक्षण कार्य हेतु प्रगतियों नियमित रूप से दर्ज कराना है। बच्चों को पर्याप्त अवसर जो है उपलब्ध करवाने हैं कि बच्चा खुद से संज्ञानात्मक और व्यक्तित्व विकास के ऊपर अवसर प्रदान हो। बालक को अधिगम स्तर में गुणात्मक विकास के साथ साथ नामांकन और ठहराव में वृद्धि करना है। शिक्षकों का समुदाय से जुड़ाव तहत बच्चों की उपलब्धि और प्रगतियां अभिभावक, ये दोस्तों किसके थे, ये इसके उद्देश्य माने जाते हैं। अब दोस्तों अपन बात करेंगे कि इसको चलाता कौन है, SIQ का संचालन किस प्रकार से किया जाएगा। तो दोस्तों राज्य स्तर के ऊपर एक समिति बनाई गई है जिसका नाम है प्रोग्रामिंग स्ट्रीइंग कमेटी, यानी कि परियोजना परिचालन समिति बनाई गई है राज्य स्तर के ऊपर। वहीं पे जिला स्तर के ऊपर जिला कोर ग्रुप और जिला अकादमिक समूह जो है इसका संचालन करेंगे। और राज्य स्तर पे राज्य कर्मचारी समूह, राज्य शैक्षिक समूह और परियोजना संचालन समिति। अब दोस्तों अपन बात करते हैं कि ये परियोजना समिति जो है वो कौन है। तो दोस्तों कार्यक्रम की सर्वोच्च जो नीति निर्धारण है वो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड करेगा, ठीक है दोस्तों। और वहीं पर इसकी अध्यक्षता भी गठित की गई है। राज्य कार्यकारिणी समूह जो पूरे निर्णय कौन लेगा, परियोजना परिचालन समिति। फिर अतिरिक्त आयुक्त राज्य स्कूल शिक्षा परिषद अध्यक्षता में गठित SIQ दिन प्रतिदिन की गतिविधियों प्रबंधन परियोजना कौन करेगा, ये करेगा स्टेट वर्किंग ग्रुप। वहीं पे जो स्टेट एकेडमिक ग्रुप है वो क्या करेगा, तो दोस्तों तकनीकी मुद्दों की ये शीर्ष निकाय होगी। कौन सी, स्टेट एकेडमिक ग्रुप। अब बात करते हैं जिला के कोर ग्रुप, ये क्या करेंगे, तो दोस्तों ये करेंगे एक शिक्षा अधिकारी होगा, ADPP नियुक्त किया जाता है। और जिला कोर ग्रुप का प्रमुख कार्य जिले के कार्यक्रम की प्रत्येक गतिविधि का संचालन करना और रिपोर्ट तैयार करना होगा, यानी कि ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक कोर ग्रुप का निर्माण किया जाता है। अब बात करते हैं जिला अकादमिक ग्रुप क्या करेगा, तो जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक की अध्यक्षता गठित जिला अकादमिक समूह का कार्य डाइट जो होती है उसके प्राचार्य सहित अच्छे शिक्षकों के समूह द्वारा जिले की होने वाली विषय आधारित कार्यशालाओं का अवलोकन किया जाएगा। अब दोस्तों अपन बात करते हैं कि इसका क्रियान्वयन जो है वो इस प्रकार से, यानी कि निर्देशालय जो माध्यमिक शिक्षा बीकानेर है वो परियोजना संचालन करेगा। RSCERT उदयपुर जो है अकादमिक कार्य देखेगा। और जो जयपुर वाला है राजस्थान स्कूल परिषद वो क्या करेगा, शैक्षिक इसका समर्थन करेगा और इसकी कार्यक्रम की रूपरेखा बनाएगा। वहीं बौद्ध शिक्षा समिति जो है वो तकनीकी समर्थन इसको प्रदान करेगी। तो दोस्तों ये आपको जो है क्रियान्वयन इस प्रकार से किया जाएगा। अब दोस्तों अपन बात करें जिला स्तरीय संस्थानों की इसमें क्या भूमिका रहने वाली है। तो जिला शिक्षा कार्यक्रम माध्यमिक स्तर के होंगे और इसमें जो है प्रधानाचार्य और प्रधानाध्यापकों की मासिक बैठक का आयोजन इसमें प्रशासनिक मदद करेगा। जैसे एक तो होगा जिला शिक्षा कार्यालय माध्यमिक, ठीक है। फिर नेक्स्ट कौन सा है, जिला कार्यालय राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद, ये क्या काम करेगा, डाइट जो है वो शिक्षक प्रशिक्षण के लिए मास्टर ट्रेनर तैयार करना, अकादमिक नेतृत्व के रूप में काम करना। तो ये इनके अलग अलग काम दिए गए हैं, इतना डिटेल में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। शिक्षकों की भूमिका क्या रहने वाली है, तो दोस्तों शिक्षक क्या बनाएंगे, एक तो अभिलेखन करेंगे, चेकलिस्ट बनाएंगे, पोर्टफोलियो बनाएंगे, होमवर्क देंगे बच्चों को, कार्यपत्रक, बातचीत करेंगे, प्रोजेक्ट गतिविधियों माध्यम शिक्षण और अधिगम का सतत आकलन वो टीचर करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। अब प्रधानाचार्यों की इसमें क्या भूमिका रहने वाली है, तो दोस्तों वो टाइम पे जो है शिक्षकों को जो है परामर्श देते रहेंगे। कक्षा 1 से 5 शिक्षण कराने वाले शिक्षकों की औपचारिक बैठक लेंगे। वहीं पे बेसलाइन, मिड टर्म, एंड लाइन मूल्यांकन और फीडिंग निर्धारित तिथियों को उन प्रधानाचार्यों के द्वारा किया जाएगा। तो दोस्तों ये जो है इस प्रकार का जो है SIQ रहने वाला है। अब दोस्तों अपन बात करेंगे कि फंक्शंस ऑफ कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन यानी कि CCE किस प्रकार से काम करता है। तो दोस्तों पहले तो डेवलपमेंट ऑफ न्यू एंड इफेक्टिव टीचिंग स्ट्रेटेजी अपनाएंगे अपन, यानी कि बच्चे को क्या करेंगे, पहले तो अपन देंगे अच्छी टीचिंग, उसके बाद में रेगुलर असेसमेंट यानी कि लगातार जो है सतत रूप से जो है अपन क्या करेंगे, स्टूडेंट की प्रोग्रेस जानेंगे। फिर उससे बच्चे की अपन क्या देखेंगे,
अपन वीकनेस देखेंगे कि बच्चे की अपने आप में वीकनेस कौन कौन सी है, फिर वीकनेस के ऊपर काम करेंगे। इनेबल टू टीचर टू अंडरस्टैंड प्रॉब्लम्स फैक्ट बाय स्टूडेंट, यानी कि जो बच्चे को प्रॉब्लम आ रही है उनको अपन सोल्व करेंगे, और फिर उसको सेल्फ असेसमेंट के लिए क्या करेंगे, इनकरेज करेंगे। ठीक है दोस्तों, यानी कि स्टूडेंट को क्या करेंगे, इनकरेज करते रहेंगे। फिर अपन हेल्प करते रहेंगे डेवलपमेंट, उसके अंदर जो है अच्छी आदतें किस प्रकार से डेवलप हों, और उसकी वीकनेस को करेक्ट करेंगे, और जो उनमें गलतियां हैं उनको सुधारेंगे। फिर बात करें अपन उनको इट्स गिव्स एन आइडिया अबाउट द चेंज इन स्टूडेंट एटीट्यूड एंड वैल्यूज़, उसकी जो है उसमें क्या करेंगे, एटीट्यूड को डेवलप करेंगे, उसकी वैल्यूज़ को बढ़ाएंगे, और उसकी क्या करेंगे, फिर रिपोर्ट अपन तैयार करेंगे, और किस प्रकार से जो है प्रोग्रेस करी है उसके ऊपर फोकस करेंगे। तो दोस्तों ये हो गया SIQE। ये दोस्तों इससे संबंधित जो है आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।